Hello dear students, this is Riya Mahajan. We are going to discuss about our today's topic that is glycolysis. तो जो भी इस अर्थ पर लिविंग सेल्स हैं उन सभी को अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। तो लेट्स स्प्लिट दिस वर्ड ग्लाइको एंड लिसिस। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। शुगर में हम मेनली बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन इस तरह से बनेगी कि इट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो बेसिक रिएक्शन है वो ग्लाइकोलिसिस की ये है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और इसके बीच में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब हुआ कि ये जो भी सेल्स हैं, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल और अ यूकैरियोटिक सेल, ये सभी में होती है बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें कि ये होती कहाँ पे है, मतलब साइट क्या है ग्लाइकोलिसिस की, तो जो साइट है ग्लाइकोलिसिस की वो है साइटोसोल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें हमारे पास इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेट फॉर्म में है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाइड, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये मेन एरेना होता है किसी भी केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारी ग्लाइकोलिसिस जो है वो होती है। और यूकैरियोटिक के केस में आपको पता है कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी के लिए यूज होता है, मतलब वो एनर्जी बनाएगा। पर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होती है क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो ये एक एनाएरोबिक प्रोसेस है। एनाएरोबिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि ये इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। मतलब हमारे पास जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो ऑक्सीजन का यूज करके अपनी एनर्जी बना लेंगे, पर जो एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके केस में ग्लाइकोलिसिस होती है जिसके थ्रू वो अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर सबस्ट्रेट की बात करें कि हमारे पास सबस्ट्रेट कहाँ से आता है, तो जो सारे सेल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, सभी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करते हैं और इनके लिए हमारे पास सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता है कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो जो सुक्रोज है वो यहाँ पे बनता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और जब इस पर एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम इन्वर्टेज है, ये कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज को इसकी मोनोमेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जो कि है हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं। ग्लूकोज हमारे पास एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करता है और बीच में हमारे पास फ्रक्टोज भी आता है। और अगर हम स्टोरेज फॉर्म की बात करें तो प्लांट्स में जो स्टोरेज फॉर्म है इन शुगर की वो है हमारे पास स्टार्च। तो प्लांट अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं और जब भी प्लांट्स को एनर्जी की नीड होती है तो ये स्टार्च ग्लूकोज यूनिट्स में टूटता है और इन सभी ग्लूकोज यूनिट्स की ग्लाइकोलिसिस होके वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें कि बैक्टीरिया किस तरह से ग्लूकोज को यूज करता है एज अ सबस्ट्रेट, तो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि वो अपना फूड खुद बनाएंगे, जैसे कि कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और अगर कुछ हमारे पास नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो वो सराउंडिंग से फूड को ऑब्टेन करेंगे। और एनिमल के केस में अगर बात करें कि वहाँ पे ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट कैसे आता है, तो जो हमारे पास एनिमल्स हैं
वो हिट्रोट्रॉप्स हैं, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो जैसे ही एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो प्लांट्स के अंदर जो भी स्टोर्ड ग्लूकोज है वो एनिमल्स के अंदर भी आ रहा है। तो एनिमल सेल्स में जब ये ग्लूकोज एंटर करेगा तो वहां पे ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है वो चल पड़ेगी। इस तरह से हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है और इस पाथवे को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। अनदर नेम फॉर दिस पाथवे इज ईएमपी पाथवे। अब ईएमपी पाथवे से ये मतलब होता है कि हमारे पास जो 3 साइंटिस्ट थे, एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को डेसिफर किया था, मतलब हमें समझाया था। तो इनके नेम के इनिशियल्स लेके इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस से ना आके ईएमपी पाथवे से भी आ सकता है, तो मतलब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस को ही ईएमपी पाथवे कहा जाता है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है सबस्ट्रेट की। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, उसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी। आपको पता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि जैसे किसी भी सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, वहां पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल है, तो वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी सबस्ट्रेट की और वहां पे हमें एंड प्रोडक्ट जो है CO2 और H2O मिलेंगे। पर यहाँ पे हमें ये नहीं मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, तो यहाँ पे मतलब हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होके जो है ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे पास 2 फेजेस में होती है। 2 फेजेस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 फेज आते हैं ग्लाइकोलिसिस के। जैसे कि जो फर्स्ट फेज है उसको हम कहते हैं preparatory phase and second one is payoff phase। जो फर्स्ट फेज है हमारे पास प्रेपरेटरी फेज, वहां पे हम अपने सबस्ट्रेट को प्रिपेयर करते हैं। उसे हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जब वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जाए तो हमें वहां पर वो वेल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कर सके। इसी फेज को, प्रेपरेटरी फेज को ही हम ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं जो कि ग्लूकोज है उसको हम एक्टिवेट करते हैं। और एक्टिवेशन से ये मतलब है कि हम वहाँ पे उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। तो लेट्स डिस्कस प्रेपरेटरी फेज में हमारे पास मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है वो पूरी 10 स्टेप की प्रोसेस है। हमारे पास 5 जो स्टेप्स हैं वो प्रेपरेटरी फेज में आते हैं और पे ऑफ फेज में भी हमारे नेक्स्ट 5 स्टेप्स आते हैं। प्रेपरेटरी फेज में हमें बाहर से अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है कि क्योंकि हम अपने ग्लूकोज को एक्टिवेट कर पाए। और जो हमारे पास पे ऑफ फेज है वहां पे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन से हमें वहां पे एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा सबस्ट्रेट आता है जो कि है ग्लूकोज। ग्लूकोज पे एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नेम होगा हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। जहां पे भी काइनेज आएगा इसका मतलब होगा कि काइनेज जो है वो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवा रहा है। अब हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे सेल्स हैं उसके अराउंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगर हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज एज इट इज पड़ा रहेगा तो ग्लूकोज जो है कुछ चैनल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जो है मूव कर सकता है। पर आपको पता है कि हमारे जो प्लांट सेल्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से मतलब फोटोसिंथेसिस करके यहाँ पे ग्लूकोज बनाया है। अगर ये ग्लूकोज बाहर चला जाएगा तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी तो बनेगी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हमने ग्लूकोज को एक्टिवेट किया विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। जब हमने ग्लूकोज को एक्टिवेट कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज इम्पार्ट हो गया।
चार्जिंग पार्ट का मतलब ये हो गया कि अब ये चार्ज्ड आयन हो गया, और आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो चार्ज्ड आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है, उसके थ्रू जो है चार्ज्ड आयन मूव नहीं कर सकते। अब ये ग्लूकोज जो है वो ट्रैप हो जाएगा सेल्स के अंदर ही, और इसके अंदर ही ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज जो है वहां पे एनर्जी जनरेट करेगा। तो ग्लूकोज को जब हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, बाहर से हमने इसे एटीपी प्रोवाइड करी। अब जो एटीपी है उसमें हमारे पास जो फॉस्फोएनाइड्रस बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन हुआ, और जो एटीपी है वो कन्वर्ट हुई एडीपी में, और वहां पे जो फॉस्फेट रिलीज हुआ वो जाके यहाँ पे अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे सिर्फ आपको पता है कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो आपस में आइसोमर है, तो यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा, उसका नाम होगा आइसोमिरेज। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, नेक्स्ट स्टेप में इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फॉस्फेट है पहले वो फ्रक्टोज के 6 कार्बन पे ही प्रेजेंट था, अब ये फर्स्ट कार्बन पे भी हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। वही होगा कि जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन होगा एडीपी एंड पीएल में, और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उसको हम कहते हैं फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। ये एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द की रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसे पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी कहा जाता है। ये रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करता है। आपको पता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, तो वो यही है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जब ग्लूकोज से हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और ग्लूकोज से जब फ्रक्टोज बना, ये आइसोमर्स हैं आपस में, तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस यूज होते हैं, तो इस तरह से हम ये एरो बनाते हैं। और जब जो थर्ड स्टेप है जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप है। अब यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा था वो पूरी तरह से कमिट हो चुका है ग्लाइकोलिसिस के अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा एल्डोलेज, और ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है फ्रक्टोज वो टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 2,3,3 कार्बन कंपाउंड्स में। तो इस फेज को हम क्लीवेज फेज भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 2 कार्बन कंपाउंड्स बन रहे हैं 3-3 कार्बन के, वो हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate and second one is dihydroxy acetone phosphate। ये दोनों हमारे पास 3-3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, और ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। ये दोनों विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इस रिएक्शन को इसी के थ्रू समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate में बदल चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे 2 molecules ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate। यहाँ पे हमारा अब पे ऑफ फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate है वो कन्वर्ट होंगे 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उसका नाम होगा 3-phosphो
सॉरी ग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और जहां पे भी हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा यहाँ पे हमारे पास NADH की प्रोडक्शन होगी, NADH प्लस H पॉजिटिव, और जो NAD है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो हमारे पास बना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उसका नाम होगा फॉस्फोकाइनेज। फॉस्फोकाइनेज एक्ट करेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो निकल चुका है और यहाँ पे हमारे पास ATP की जनरेशन होगी। क्यों? अब जो 1 फॉस्फेट निकला है, सराउंडिंग में जो भी ADP पड़ा था वो उसे एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास अब प्रोडक्शन होगी ATP की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हैं, तो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उन्हें भी हमें 2 मॉलिक्यूल से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ADP आए, उन्होंने 2 फॉस्फेट्स को ही सराउंडिंग से एक्सेप्ट किया और उसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP में कन्वर्ट किया। अब जो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे सिर्फ इसकी आइसोमराइजेशन हुई है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप का जो है वो ट्रांसफर हुआ है एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो होगा आइसोमेरेज। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में और यहाँ पे हमारे पास रिलीज होगा वाटर का H2O और जो एंजाइम एक्ट करेगा वो होगा इनोलेज एंजाइम। अब जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वो भी अपना फॉस्फेट ग्रुप है उसको निकाल रहा है वहां पे, तभी ये नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड में। अब आप देख रहे हैं जो फॉस्फो ग्रुप है वो यहाँ से निकल चुका है, तभी ये पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। अब वही जो फॉस्फेट ग्रुप निकला है सराउंडिंग में पड़ा हुआ ADP उसे एक्सेप्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा ATP में। वही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो इसी तरह से हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने प्रेपरेटरी फेज में कितने जो ATP हैं वो बाहर से दिए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ATP 2 ATP हमारे पास लॉस हुआ 2 ATP का, और हमें मिल कितने रहे हैं यहाँ पे आप देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, मतलब हमें यहाँ पे मिल रहे हैं 4 ATP। और जो NADH है कितने मिले? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नेट गेन ऑफ ATP। नेट गेन ऑफ ATP। अब जो हमारे पास प्रेपरेटरी फेज था उसमें हमने बाहर से कितने ATP दिए थे? 2 ATP दिए थे। पर पे ऑफ फेज में आपको याद है कि पे ऑफ फेज में हमें कितने ATP मिले थे? 4 ATP। पर जैसे कि प्रेपरेटरी फेज में हमने 2 ATP ऑलरेडी वहां पे दे चुके थे हमें, हम रिएक्शन को, तो हमें नेट गेन कितने का हुआ? ओनली 2 ATP, क्योंकि जो 4 ATP हमें पे ऑफ फेज में मिले हैं ऑलरेडी हम 2 ATP जो है वो बाहर से दे चुके हैं, तो 4 ATP माइनस 2 ATP, तो नेट गेन हमारे पास यहाँ पे हुआ 2 ATP का। अब हमारे पास NADH भी पड़े हुए हैं, पर NADH को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते।
NADH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जैसे नेक्स्ट पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे कुछ शटल सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू ये NADH है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं ATP में। तो आपके एनसीईआरटी में बताया है कि जो एक NADPH का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास 3 ATP की प्रोडक्शन करता है। अब आपने देखा कि हमारे पास जो लास्ट में पायरुविक एसिड बना था उसका फेट क्या है, अगर उसको वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके वो वहाँ पे जो है क्रैब साइकिल में जाएगा, क्रैब साइकिल के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और वहाँ पे हमें ATP की प्रोडक्शन होते हुए मिलेगी। और अगर वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस आती हैं, जो पायरुविक एसिड है वो एनारोबिक कंडीशंस में एंटर कर जाता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में एंटर करेगा, वो होगी फर्मेंटेशन। जो ये फर्मेंटेशन है हमारे पास 2 टाइप्स की होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये हमारे पास फेट होगा हम पायरुविक एसिड का। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपके जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो उन्हें थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द की रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें आपके पास डिफरेंट काइंड के 4 ऑप्शंस दिए गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो की रेगुलेटर एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस के लिए वो है हमारे पास फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। अब जो दूसरा क्वेश्चन आया था वो था, वेयर डज प्रोसेस ऑफ glycolysis takes place। तो जैसे कि आपको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और ये सब में होती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइटोसोल। उसी तरह से आपके पास आरबीसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपको पता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, तो वो किस प्रोसेस का यूज करके हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका आंसर भी आपको पता है, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस आएगा। तो इसी तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं और इनमें से ही एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP during ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन थे 4 ATP, 6 ATP, 2 ATP एंड 4th 10 ATP। तो ये दोनों ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, 4 ATP और 10 ATP। 4 ATP आपको पे ऑफ फेज में मिल तो रहे हैं, पर जो नेट गेन हुआ है हमारे पास वो आपको पता है 2 ATP का ही हुआ है। और 10 ATP भी इसीलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे अगर आप NADH को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH रिलीज हुए हैं, तो आप ये सोचेंगे कि हमारे पास 6 ATP उससे और 4 ATP वैसे, पर ऐसा नहीं है। आपको नेट गेन में सिर्फ 2 ATP को ही काउंटर करना है कि यही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है, नेट गेन ऑफ ATP का ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।